Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the first lecture, very first lecture of this chapter, and the name of the chapter is Chemical Kinetics. बहुत ही important है, important in the sense कि CBSE के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, श्योरली आएंगे, खैर वहाँ पे तो पोर्शन में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका नीट और जेई का सेक्शन है, नीट और जेई का सेक्शन है, दैट इज़ फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ क्वेश्चंस तो इतने ईजी होते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, ठीक है। तो आज हम उन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कुछ चैप्टर और भी देखे हैं, तो जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा बात है कि हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ें, हमें क्या ज़रूरत है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की, ठीक है। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स का जो पर्पस है, मीन्स व्हाई डू वी डिस्कस और व्हाई डू वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, इसका पर्पस ये होता है कि हमारी ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये डेली लाइफ की कुछ प्रोसेस, कुछ ऐसी चीज़ें डेली लाइफ में होने वाली जो हमारे लिए क्या होती है, डेली लाइफ के अंदर होने वाली कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है, तो उनको हम जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर इसका रोल आता है। जैसे आपने अगर कभी डेंटल फिलिंग करवाई हो, डेंटल फिलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के दांत के अंदर कोई हॉल हो गया है, किसी के दांत के अंदर, टीथ के अंदर किसी टूथ में कोई हॉल हो गया है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक कैविटी बनवा के और वहाँ पे कुछ फिलिंग मटेरियल फिल कर देते हैं, ठीक है, जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमने मटेरियल यूज़ किया है, वो मटेरियल कितनी देर के अंदर सेट हो जाएगा उसके अंदर, तो ये कितना टाइम लगेगा उस मटेरियल को उस कैविटी के अंदर सेट होने में, कितना टाइम लगेगा, ये जो चीज़ है ये हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल, कोई भी फूड है, आपने फूड बनाया और कोई भी फूड है, उसका जो शेल्फ टाइम होता है, शेल्फ टाइम का मतलब क्या होता है कि वो कितने दिन तक सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, ये सब भी डिसाइड कौन करता है, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री को जो डिस्कस करने वाले, स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं केमिस्ट, केमिस्ट्री के नॉलेज की बात करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं केमिस्ट, तो कोई भी जो केमिस्ट होता है उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो केमिस्ट जो होता है उसके लिए किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसके लिए फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इसके लिए जो हम एक केमिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, एक केमिकल हमारा पैरामीटर है, उसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम, गिब्स एनर्जी। तो अगर कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा इसको चेक करना है, तो उसके लिए हम गिब्स एनर्जी में चेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और अगर गिब्स एनर्जी में चेंज की वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज डेल्टा जी इज नेगेटिव, देन श्योरली दैट रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन और टेक प्लेस। फिजिबल का मतलब होना, पॉसिबल हो सकना, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर, किसी रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, मीन से लेस देन 0 किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे, तो मान के चलिए वो रिएक्शन श्योरली होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो केमिस्ट होते हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है
कि कोई जो रिएक्शन है वो कितनी होगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट का मीनिंग क्या है कि कोई रिएक्शन 50% तक कंप्लीट हो जाएगी, कोई रिएक्शन 75%, 99%, ये सब होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है किसके लिए, एक केमिस्ट के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि कोई रिएक्शन होगा, ठीक है, फिजिबल है, लेकिन उसका स्पीड क्या होगा, उसका जो रेट है वो क्या होगा, दैट इज़ टू बी फाइंड आउट बाई दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो केमिस्ट ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको भी इस चैप्टर में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम लोगों को क्लास 11 में एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आप लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों ने वहाँ पे बात की होगी कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है मूवमेंट, ठीक है, यानी हीट का मूवमेंट। तो वहाँ पे उस चैप्टर में हमने हीट के मूवमेंट के बारे में बात की थी, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई रिएक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन वी ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। बट केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमें क्या बताता है, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि कितनी स्पीड से वो रिएक्शन होगा, दैट इज दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ए, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ए केमिकल बाय ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये है आपका कार्बन, और इस कार्बन को आपने डायमंड फॉर्म में लिया है। कार्बन जो है वो कौन सी फॉर्म में है, डायमंड फॉर्म में, और ये सेकंड फॉर्म जो है कार्बन की उसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन की सेकंड फॉर्म दैट इज एलोट्रोप ग्रेफाइट, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि डायमंड जो है वो कन्फर्मली ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, यानी कि एज पर थर्मोडायनेमिक्स डेटा कार्बन डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन फिजिबल है, मतलब होगा ऐसा, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है कि केमिकल काइनेटिक्स ये बताता है कि ये रिएक्शन तो होगा, लेकिन कब होगा, कितने टाइम इसमें कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो हम फाइंड आउट इसके लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज होगा ये इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा कि इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ऑलमोस्ट कार्बन डायमंड का कार्बन ग्रेफाइट में चेंज होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि डायमंड जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, डायमंड हमेशा के लिए डायमंड ही रहता है। बट रियलिटी में क्या है, इन रियलिटी ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा और क्या बात करेंगे इस चैप्टर में हम कुछ फैक्टर्स भी हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसको अफेक्ट करते हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, लाइक कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज करता है, इसको कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है। इसके अलावा आपका टेम्परेचर का इफेक्ट हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके कैटलिस्ट की भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट दैट इज़ आवर यूनिट 4.1, ठीक है। Yes, so the unit 4.1 is rate of a chemical reaction. I am writing in short ROR, rate of reaction. Okay, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट होता है, या कोई रिएक्शन कितना स्लो होता है, या कोई रिएक्शन कितना मॉडरेटली
स्पीड के साथ होता है। तो ऑन दैट बेसिस वी हैव डिवाइडेड ऑल द रिएक्शंस इनटू 3 टाइप्स। हमने सभी जो रिएक्शंस हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारा स्लो रिएक्शन, दैट इज स्लो रिएक्शन। सेकंड जो है वो है मॉडरेटली स्पीड वाला, मॉडरेट स्पीड वाला, मॉडरेट रिएक्शन यू कैन से। एंड द लास्ट वन इज फास्ट रिएक्शन, ठीक है। स्लो रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, या हम कोई ऐसा चेंज उस रिएक्टेंट में परसीव नहीं कर सकते जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है वेरी वेल नोन एग्जांपल, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन लोहा जिसको हम बोलते हैं, लोहे में जंग लगना, ठीक है। तो लोहे में जो जंग लगने का प्रोसेस होता है वो कोई 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 घंटे, 2 घंटे या 1 दिन में नहीं होता है। इसमें कुछ टाइम लगता है, यानी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। स्लो रिएक्शन का मतलब जिसको कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगता है और वो रिएक्शन स्लो बोलेंगे उसको। तो इसका एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। मॉडरेट रिएक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा? मॉडरेट रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या बोलते हैं जिसको हम, ना तो ज़्यादा ना कम, ठीक है, उसको बोलेंगे हम मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, आपके जो सिलेबस में है वो याद रखना है आपको। एक तो होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च सभी जानते हैं, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया? मॉडरेट रिएक्शन यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसका जो कंप्लीट होने का जो टाइम है वो स्लो रिएक्शन से तो ज़्यादा होगा, मीन्स इससे जल्दी हो जाएगा, और फास्ट रिएक्शन से कम होगा, इसलिए ये बीच में है, मीडियम है। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये हम चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में बात करेंगे। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। फास्ट रिएक्शन बहुत ही फास्टली होता है, इतना फास्ट होता है कि हम उसको परसीव ही नहीं कर पाते हैं। जनरली 10⁻⁻8 सेकेंड में कंप्लीट भी हो जाता है ये रिएक्शन, 10⁻⁻8 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के अंदर मिक्स करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं तो क्या होगा? रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, जल्दी से हो जाएगा और आपको मिलेगा एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। जब प्रेसिपिटेट की हम बात करते हैं तो जो सब्सटेंस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है उसके आगे हम डाउनवर्ड एरो लगा देते हैं, ठीक है। इस डाउनवर्ड एरो का मीनिंग क्या है कि ये इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस है दैट हैज़ बीन डिपोजिटेड इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और साथ में क्या बनेगा? NaNO3, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है, वेरी फेमस एग्जांपल इसका, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है, अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन भी मस्ट है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। अब हम फिर से बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन में। ये हमने एक क्लासिफिकेशन किया था स्पीड के बेस पे रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? स्पीड के बेस पे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफ़ाइन करें, तो देखिए क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें पता है कि रिएक्टेंट जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कितनी स्पीड से? व्हाट इज़ द स्पीड? ओके, द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन और द रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो क्या कहती है कि किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है या
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है वो किस स्पीड से होता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए मान लीजिए इसको हमने R से डिनोट किया एंड दिस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। हमने मान लिया कि T1 टाइम पे, किसी T1 टाइम पे R यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हमने बोल दिया R1, ठीक है। हमने इसको कॉन्सेंट्रेशन को जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है, दैट इज ऑलवेज टू बी टेकन केयर दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट T2 टाइम पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, R2 कॉन्सेंट्रेशन है। इन द सेम वे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को हमने बोल दिया P1 कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एट T2 टाइम इज P2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइम के अंदर चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी कितना होगा। जब भी हम चेंज वर्ड की बात करें हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या डेली लाइफ हो, ठीक है, जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो हमेशा इसका कॉन्सेप्ट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आपने अब जो देखा वो फाइनल और जो इससे पहले था वो था इनिशियल, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है चेंज। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है, फाइनल टाइम, T1 क्या है, इनिशियल टाइम, ठीक है। और इसके कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, डेल्टा आर की चेंज, डेल्टा आर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, डेल्टा आर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें चेंज कितना हुआ, उसके अंदर जो चेंज है उसको हमने क्या लिखा है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1। इन द सेम वे जो प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। ये क्या है, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर चेंज, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे और इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अब एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, इफ़ किसी रिएक्शन के अंदर, इफ़ एनी रिएक्शन, इफ़ द रिएक्टेंट इज मेकिंग प्रोडक्ट, देन रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट में अगर हम इसको लिखते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, किसका, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R और टाइम टेकन, इस चेंज के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम टेकन, ठीक है। और इसके साथ में प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखिए ये जो है रिएक्टेंट ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो जनरेट होगा, तो उसके लिए हम रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, एपीरियंस होगा उसका, एपीरियंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एपीरियंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कितने टाइम के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट चेंज कॉन्सेंट्रेशन में हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं माइनस, और ये है आपका डेल R अपॉन डेल टी, डेल R अपॉन डेल टी। यहाँ पर माइनस साइन है, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पर आएगा आपका प्लस में आएगा, तो प्लस को हम डिनोट नहीं करेंगे, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है ये आपको क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन। ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि जो आपका डेल R आएगा, डेल्टा यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और दैट नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव व्हेन आर मल्टीप्लाइड
बिकम्स पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है, क्या कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जो हमने बात की है, ये सब जो बात है वो सब किसकी बात कर रहे हैं हम? एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या हैं? एवरेज रेट है। एवरेज रेट क्या होता है कि एवरेज रेट का डिफाइन कैसे करते हैं? एवरेज रेट डिपेंड किस पे करता है? एवरेज रेट जो होता है वो डिपेंड करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन आपने ली है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कि आपके पास प्रोडक्ट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। पहली चीज़ तो ये होगी। आप आपका जो एवरेज रेट का जो एक्सप्रेशन उसमें देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उस चेंज को होने में, उस चेंज को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। दैट इज़ ऑल्सो ए डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस केस। ठीक है, सो ये था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी ही हेल्प से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की विद हेल्प ऑफ ग्राफ इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें यहाँ पे दो टाइप के ग्राफ बनाने हैं। दोनों ही टाइप के ग्राफ के अंदर जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम टाइम लेंगे, दैट इज़ टाइम टेकन। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या होगा? टाइम टेकन होगा। ठीक है, जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर क्या होगा? एक में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे और दूसरे वाले में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें पता है कि रिएक्टेंट की एक इनिशियली कुछ फिक्स कॉन्सेंट्रेशन होगी, मान लेते हैं हमने उसको डिनोट किया R0 से, और उसके बाद में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगी? कम होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब ये अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने नाम दिया क्या? R0। ठीक है, अब किसी दो टाइम पे हम उसकी जो टाइम है उसको हम बात करते हैं। मान लीजिए T1 टाइम पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने नाम दिया R1। क्या नाम दिया? R1। और T2 जो टाइम होगा, जैसे ये T2 टाइम के लिए है, तो T2 टाइम के ऊपर जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने नाम दिया R2। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम हो गया और ये पर्टिकुलर गैप हो गया। ठीक है, अब अगर हमें रेट की बात करनी है किसके रेस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो वो जो रेट होगी वो होगी एवरेज रेट। कौन सी रेट होगी? एवरेज रेट होगी, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस साइन तो ज़रूरी है, मस्ट है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। डेल्टा R क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और टाइम टेकन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर आप इस डेल्टा R को और थोड़ा एलाबोरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट T2 टाइम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट T2 टाइम माइनस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T1 टाइम, और इसको आप ऐसे एलाबोरेट कर सकते हैं T2 माइनस T1।
T2 माइनस T1, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन है ये इस पूरे का स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो बड़ा ब्रैकेट है उसके लिए यूज़ किया है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये तो बताता है आपको आर एवरेज के बारे में, ठीक है, एवरेज रेट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे एक इंस्टेंट पे अगर हमें कैलकुलेट करना हो, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस एवरेज को इस रिएक्शन के लिए इस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं या जो कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो होता है माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी। ये डी क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए, वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो जब हम इस पॉइंट पर एक स्लोप एक वो बनाते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट होता है इसकी जो वैल्यू है, इस टेंजेंट की जो वैल्यू है वो टेंजेंट की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? वो स्लोप के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है, स्लोप के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू इज इक्वल टू द नेगेटिव स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में यहाँ पे ये 0 है। जब रिएक्शन स्टार्ट करता है, कोई रिएक्शन जब स्टार्ट करता है तो उसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0 होगा। लेकिन फिर बाद में क्या होगा? धीरे धीरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो जैसे इसमें भी सेम वही बात करते हैं, हम 2 टाइम इंटरवल लेते हैं, एक T1 टाइम इंटरवल और दूसरा T2 टाइम इंटरवल। T1 के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम P1 बोल देते हैं और T2 टाइम पे जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम P2 नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको आर एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो आर एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इन द सेम वे यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा P कॉन्सेंट्रेशन में अपॉन डेल्टा T, ठीक है। इसको फिर से आप एलाबोरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन माइनस P1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। और ये जो है इसमें भी आप चाहो तो डेल्टा टी को भी क्या कर सकते हो? T2 माइनस T1 कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो है एवरेज, ये तो क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करना हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो, जैसे इस पॉइंट पे हमें अगर आर इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाते हैं और वो जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का जो है हम क्या यूज़ करेंगे? उस टेंजेंट का हम क्या यूज़ करेंगे? सॉरी, इस साइड में बनेगा ये। उस टेंजेंट का हम क्या करेंगे? स्लोप ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, माइनस नहीं आएगा इसमें, dp अपॉन dt में ये जो p है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, दैट डिनोट्स द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो है ये किसके इक्वल होगा? स्लोप के। तो ध्यान से देखिए, जब आर इंस्टेंटेनियस हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो जो स्लोप है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, मींस नेगेटिव स्लोप लेंगे। और जब आप आर इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप जो है उसकी वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, यूनिट ऑफ आर। आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? तो इसके लिए आपको फिर से आपको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या कहता है कि या तो आप यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और नीचे क्या आएगा? टाइम, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, या आप क्या लेंगे? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम। कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो सबको पता है, मोल पर लीटर,
कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर भी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट का जो यूनिट बनता है वो क्या बन जाएगा आपका, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ये है आपका टाइम का यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो फिर मोल पर लीटर की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर की यूनिट है वो हम यूज़ करेंगे, पार्शियल प्रेशर जो भी होता है उसकी हम यूज़ करेंगे। तो उस कंडीशन में फिर ये क्या बन जाएगा, एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेरिक यूनिट में दिया हुआ है तो, और सेकंड इनवर्स। तो ये दो टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाला यूज़ कब करेंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में हो, और सेकंड कब यूज़ करेंगे, जब आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी जो प्रेशर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन हो उस केस में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट दोनों में कॉमन क्या है, सेकेंड इनवर्स, दैट इज़ द कॉमन थिंग। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।